हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो इससे पहले हमने बात किया था बैलेंस सिस्टम के बारे में और अनबैलेंस सिस्टम के बारे में, और हमने बात किया था कि कोई भी जो अनबैलेंस क्वांटिटी होती है उसको हम लोग बेसिकली 3 कंपोनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं। पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट और तीसरा हमने बात किया था ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट और ये जो ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है, इसी के बारे में बात करेंगे, मगर यहाँ पर हम लोग कंसिडर करने वाले ऑल्टरनेटर। तो बात करने वाले सीक्वेंस नेटवर्क इन ऑल्टरनेटर। तो यहाँ पर हमें पता है जो ऑल्टरनेटर है, इससे पहले हमने बात किया, हमें पता है जो ऑल्टरनेटर है ये इलेक्ट्रिकल मशीन है जो कि बेसिकली पावर जनरेट करती है, राइट। यहाँ पर ये जो ऑल्टरनेटर है इसमें भी हमें पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट मिलेगा, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट मिलेगा और ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर ये तीनों कंपोनेंट के बारे में हमें बात करना है इन केस ऑफ ऑल्टरनेटर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है ऑल्टरनेटर। हमें पता है ऑल्टरनेटर में क्या होता है, स्टेटर वाइंडिंग होती है और रोटर वाइंडिंग होती है। तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है रोटर और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है स्टेटर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो स्टेटर है इसमें बेसिकली 3 फेज वाइंडिंग लगी होगी, स्टार कनेक्टेड, कुछ इस तरीके से हमें वाइंडिंग मिलेंगी, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये आर और यहाँ पर ये आर डैश और यहाँ पर ये वाई और ये वाई डैश और यहाँ पर ये बी और ये बी डैश। तो ये है क्या, बेसिकली ये है ऑल्टरनेटर में वाइंडिंग और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया है बीच में रोटर, राइट। तो यहाँ पर ये वाइंडिंग को अगर हम लोग बाहर निकालें तो जो वाइंडिंग होगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो न्यूट्रल है उसको हमने कुछ इस तरीके से ग्राउंड कर दिया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो रोटर हमें जो दिखाई दे रहा है, रोटर जिस भी वाइंडिंग की तरफ होगा वो जो वाइंडिंग होगी उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैक्सिमम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, अभी जो रोटर का जो फेस है वो किसके तरफ है, जो रोटर है वो किसके तरफ है, आर और आर डैश वाइंडिंग के तरफ है, राइट। तो यहाँ पर ये जो आर वाली जो वाइंडिंग होगी इसमें जो ईएमएफ जो जनरेट होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैक्सिमम होगा। सिमिलरली 120 डिग्री के बाद ये जो रोटर का जो फेस होगा बी और बी डैश के तरफ होगा, तभी जो बी वाली जो वाइंडिंग होगी उसमें जो मैग्नीट्यूड होगा ईएमएफ का वो मैक्सिमम होगा। सिमिलरली उसके 120 डिग्री बाद ये जो रोटर का जो फेस होगा वाई और वाई डैश के तरफ होगा। तो जब रोटर का फेस वाई और वाई डैश के तरफ होगा तो ये जो वाई और ये जो वाई वाली जो वाइंडिंग है इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, नोट दैट इन ऑल्टरनेटर मैक्सिमम ईएमएफ विल इंड्यूस इन द कॉइल विच इज़ क्लोज टू रोटर। तो ऑल्टरनेटर के केस में वाइंडिंग जो कि रोटर के क्लोज में वो वाली जो वाइंडिंग है उसमें मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, अभी यहाँ पर ये वाली जो आर और जो आर डैश वाली जो वाइंडिंग है वो रोटर के क्लोज में, राइट। ये आर और आर डैश वाली जो वाइंडिंग है वो रोटर के क्लोज में। तो आई मीन ये जो आर और जो आर डैश वाली जो वाइंडिंग है इसको हम लोग ऐसा भी समझ सकते हैं, यहाँ पर ये आर वाली वाइंडिंग और यहाँ पर ये आर डैश वाली वाइंडिंग। तो जो रोटर से अगर हम लोग वर्टिकल एक्सिस अगर हम लोग ड्रॉ करें, रोटर पर अगर हम लोग वाई एक्सिस अगर हम लोग ड्रॉ करें, तो वाई एक्सिस जिस भी वाइंडिंग पर लाई कर रही होगी वो जो वाइंडिंग होगी उसमें मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यहाँ पर ये रोटर में अगर हम लोग वाई एक्सिस ड्रॉ करें तो जो वाई एक्सिस होगी वो ये आर डैश वाली वाइंडिंग पर लाई करेगी। तो इसका मतलब आर डैश वाली वाइंडिंग पर जो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो मैक्सिमम होगा। तो एकदम कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, जैसे कि हमने डिस्कस किया जो ऑल्टरनेटर होगा, नोट दैट इन ऑल्टरनेटर मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा वो वाली कॉइल में या फिर वो वाली वाइंडिंग में जो कि रोटर के क्लोज में। यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था, रोटर इज़ फेसिंग टुवर्ड वाइंडिंग आर। जैसे कि हमने बात किया, यहाँ पर जो रोटर है वो वाइंडिंग आर को फेस कर रहा है, जिसके वजह से होगा क्या, जो वाइंडिंग आर है उसमें मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यहाँ पर रोटर इज़ फेसिंग टुवर्ड वाइंडिंग आर, सो मैक्सिमम ईएमएफ इज़ गोइंग टू इंड्यूस इन वाइंडिंग आर। जो मैक्सिमम ईएमएफ है वो वाइंडिंग आर में इंड्यूस होगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें 120 डिग्री के बाद होगा क्या, जो रोटर होगा बी और बी डैश के तरफ होगा, जिसके वजह से होगा क्या, बी और बी डैश वाली जो वाइंडिंग होगी उसमें मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा। फिर 120 डिग्री के बाद जो रोटर का जो फेस होगा वाई और वाई डैश वाली वाइंडिंग की तरफ होगा, तो वाई और वाई डैश वाली जो वाइंडिंग है उसमें मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ से हमने इतना सीखा कि जो रोटर जिस भी वाइंडिंग के क्लोज में होगा वो जो वाइंडिंग है उसमें मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा। वो वाइंडिंग आर वाली वाइंडिंग भी हो सकती है, बी वाली वाइंडिंग भी हो सकती है और वाई वाली वाइंडिंग भी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करें या फिर अगर हम लोग वेव फॉर्म प्लॉट करें, हमें जो वेव फॉर्म जो मिलेगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। वेव फॉर्म हमें जो मिलेगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। हमें पता है जो 3 फेज जो वेव फॉर्म है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये आर वाली फेस के लिए हमने वेव फॉर्म बनाया, फिर उसके बाद 120 डिग्री के बाद वाई वाली फेस, फिर 120 डिग्री के बाद बी वाली फेस।
मान लेते हैं ये जो आर वाली जो वाइंडिंग है इसमें मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो आर वाली जो वाइंडिंग है उसमें जो वेव फॉर्म हमें जो मिलेगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। आर वाली जो वाइंडिंग है उसका जो वेव फॉर्म होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें 120 डिग्री के बाद ये जो रोटर है वो बी वाली वाइंडिंग की तरफ फेस कर लिया, तो 120 डिग्री के बाद जो बी वाली जो वाइंडिंग होगी उसमें मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा। फिर उसके बाद 120 डिग्री के बाद ये जो रोटर होगा वाई वाली वाइंडिंग की तरफ फेस कर लेगा, तो 120 डिग्री के बाद वाई वाली जो वाइंडिंग है उसमें मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा। मतलब हर एक वाइंडिंग में जो मैक्सिमम ईएमएफ जो इंड्यूस जो हो रहा है वो ईएमएफ के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब जो ईएमएफ के बीच का हमें जो फेस एंगल जो मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 120 डिग्री। कैसा यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये आर वाली, यहाँ पर अगर हम लोग देखें सबसे पहला जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, ये वाई वाली वाइंडिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाई वाली वाइंडिंग में मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हुआ। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें 120 डिग्री के बाद ये बी वाली वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस हुआ। फिर उसके बाद 120 डिग्री के बाद जो आर वाली जो वाइंडिंग है उसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो जो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है हर एक वाइंडिंग में वो 120 डिग्री के बाद होते जा रहा है। क्यों होते जा रहा है? क्योंकि अगर हम लोग देखें वाइंडिंग के बीच का जो फेज डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, वो है 120 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें व्हेन रोटर विल रोटेट 120 डिग्री देन मैक्सिमम ईएमएफ विल इंड्यूस इन वाइंडिंग बी, एंड देन जब फिर उसके बाद 120 डिग्री रोटेट करेगा तो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा वाई वाइंडिंग में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ईएमएफ इंड्यूस इन 3 फेसेस आर वाई बी इज़ 120 डिग्री फेज शिफ्टेड। जैसे कि हमने डिस्कस किया तीनों वाइंडिंग में जो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो 120 डिग्री फेज शिफ्टेड है। ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है तीनों फेसेस में आर वाई बी में 120 डिग्री फेज शिफ्ट है। कंक्लूजन अगर हम लोग यहाँ से ड्रॉ करें, इंड्यूस ईएमएफ ऑलवेज रिमेन बैलेंस एंड हैज़ पॉजिटिव सीक्वेंस अंटिल रोटर इज रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड रोटर डायरेक्शन इज इन क्लॉकवाइज। तो यहाँ से हमने ये देखा कि जो हर एक जो वाइंडिंग है उसमें मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है जो भी वाइंडिंग रोटर के क्लोज में होगी, और हर एक जो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है उसके बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट हमें जो मिल रहा है वो कितना है, वो है 120 डिग्री का। यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो हमेशा कैसा होगा, बैलेंस होगा। इससे पहले हमने बात किया था बैलेंस सिस्टम के बारे में। जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो बैलेंस होगा, और जो इंड्यूस ईएमएफ है उसमें आपको पॉजिटिव सीक्वेंस मिलेगा जब तक कि रोटर अपोजिट डायरेक्शन में नहीं रोटेट करता। अभी जो रोटर का जो रोटेशन है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब तक कि आपका रोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होते जा रहा है तब तक कि जो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा हर एक वाइंडिंग में वो बैलेंस होगा, और वो जो ईएमएफ होगा उसमें आपको मिलेगा बेसिकली पॉजिटिव सीक्वेंस, राइट, जब तक कि आपका रोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। मगर जैसे ही रोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, मान लेते हैं रोटर की डायरेक्शन हो जाती है एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन अगर चेंज हो जाती है, अगर रोटर की डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज में हो जाती है, यहाँ पर ये जो रोटर की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज में ऑटोमेटिकली नहीं होगी, मतलब जो रोटर की जो डायरेक्शन है वो ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होती। नोट दैट रोटर डायरेक्शन डज नॉट चेंज ऑटोमेटिकली, रोटर की जो डायरेक्शन है वो ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होती। तो यहाँ से हमने ये सीखा जब तक कि रोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करना, जब तक कि रोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होते रहेगा तो होगा क्या, जो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा हर एक वाइंडिंग में उसमें पॉजिटिव सीक्वेंस होगा, और जो ईएमएफ होगा वो कैसा होगा, वो होगा बैलेंस जब तक कि रोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते जा रहा है, जब तक कि रोटर की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करना है। ऑल्टरनेटर ईएमएफ या फिर बोल सकते हैं वोल्टेज, वो हमेशा बैलेंस होता है या फिर और कैसा होता है, पॉजिटिव सीक्वेंस में होता है। तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए, जो अल्टरनेटर का जो ईएमएफ होता है वो हमेशा बैलेंस में होता है और पॉजिटिव सीक्वेंस होता है। बट लोड एट रिसीविंग एंड रिमेन अनबैलेंस ड्यू टू अनबैलेंस लोड करंट गेट अनबैलेंस इन दी स्टेटर ऑफ अल्टरनेटर। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो लोड होता है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, जो लोड होता है उस पर कंज्यूमर का कंट्रोल होता है। तो आपका जो लोड है वो अनबैलेंस हो सकता है। तो अगर आपका लोड अगर अनबैलेंस होता है तो ये अनबैलेंस लोड के वजह से होगा क्या, आपकी जो स्टेटर वाइंडिंग है उसमें अनबैलेंस करंट फ्लो होने लगेगा, और ये अनबैलेंस करंट की वजह से होगा क्या, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट जनरेट होने लगेंगे आपके स्टेटर की वाइंडिंग में, राइट। तो यहाँ से हमने क्या क्या सीखा, यहाँ से हमने ये पॉइंट से क्या क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है अल्टरनेटर में वो हमेशा पॉजिटिव सीक्वेंस में होता है और वो बैलेंस होता है जब तक कि अल्टरनेटर के रोटर की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। अल्टरनेटर का जो वोल्टेज होता है ईएमएफ जो होता है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव सीक्वेंस में होता है और बैलेंस होता है। मगर जो लोड होता है रिसीविंग साइड पर वो कैसा होता है, अनबैलेंस होता है। तो ये अनबैलेंस लोड के वजह से होगा क्या, अनबैलेंस लोड के वजह से आपकी जो स्टेटर वाइंडिंग है उसमें अनबैलेंस करंट फ्लो होगा, और स्टेटर वाइंडिंग में अनबैलेंस करंट फ्लो होने की वजह से होगा क्या, जो स्टेटर वाइंडिंग है उसमें पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट जनरेट होगा।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, जीरो सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट जनरेट होगा स्टेटर की वाइंडिंग में। ड्यू टू नेगेटिव सीक्वेंस करंट इन दी स्टेटर वाइंडिंग मैग्नेटिक ड्यू टू नेगेटिव सीक्वेंस करंट इन दी स्टेटर वाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड विल फॉर्म विच विल मेक रोटर टू रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या फिर बोल सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन, या फिर बोल सकते हैं रिवर्स डायरेक्शन। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, नेगेटिव सीक्वेंस करंट की वजह से होगा क्या, अनबैलेंस लोड की वजह से आपकी स्टेटर वाइंडिंग में अनबैलेंस करंट फ्लो होगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस करंट जनरेट होगा। तो ये नेगेटिव सीक्वेंस करंट की वजह से होगा क्या, आपकी जो स्टेटर वाइंडिंग है उसमें बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। नेगेटिव सीक्वेंस की वजह से आपकी स्टेटर वाइंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या करेगी, जो रोटर का जो डायरेक्शन होगा उसको अपोज करेगी, मतलब जो रोटर का जो डायरेक्शन होगा उसे रिवर्स करने की कोशिश करेंगी। Due to this RMF, due to this rotating magnetic field, and rotor will rotate in opposite direction, or can say rotor rotate in opposite direction of RMF, due to which relative speed between rotor and RMF will become 2ns। जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में, ये क्या करेंगी, रोटर को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेंगी, जिसकी वजह से होगा क्या, वो रिलेटिव स्पीड होगी रोटर की और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की, वो क्या हो जाएंगी, 2ns हो जाएंगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हमने क्या क्या डिस्कस किया, यहाँ से सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया, यहाँ पर हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया कि जो रोटर का फेस जिस भी वाइंडिंग के तरफ होगा, वो जो वाइंडिंग होगी उसमें मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा। फिर उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि जो मैक्सिमम ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है उसमें 120 डिग्री फेस शिफ्टेड है। फिर उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है हर एक वाइंडिंग में वो कैसा होता है, वो पॉजिटिव सीक्वेंस में होता है और वो बैलेंस होता है। मगर हमारा जो लोड साइड होता है वो अनबैलेंस होता है। लोड हमारा अनबैलेंस हो सकता है क्योंकि लोड पर कंज्यूमर का कंट्रोल होता है। तो ये लोड अनबैलेंस होने की वजह से क्या हो सकता है, आपकी जो स्टेटर वाइंडिंग है उसमें, आपकी जो स्टेटर वाइंडिंग है अनबैलेंस लोड की वजह से जो स्टेटर वाइंडिंग है उसमें अनबैलेंस करंट फ्लो होगा। और ये अनबैलेंस करंट फ्लो होने की वजह से होगा क्या, आपकी जो स्टेटर वाइंडिंग है इसमें पॉजिटिव सीक्वेंस करंट और नेगेटिव सीक्वेंस करंट और जीरो सीक्वेंस करंट जनरेट होगा। नेगेटिव सीक्वेंस करंट की वजह से होगा क्या, नेगेटिव सीक्वेंस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या करेगी, नेगेटिव सीक्वेंस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो रोटर के डायरेक्शन को क्या करेगी, अपोज करेंगी, रोटर के डायरेक्शन को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगी, राइट। जिसके वजह से होगा क्या, जो रोटर और जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाएंगी, 2ns हो जाएंगी। बात कर लेते हैं जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट के बारे में। इन ऑल्टरनेटर फॉर जीरो सीक्वेंस करंट देयर विल बी नो आर्मेचर रिएक्शन। ऑल्टरनेटर के केस में अगर ऑल्टरनेटर में जीरो सीक्वेंस करंट अगर फ्लो होता है, जैसे कि हमने बात किया था जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट क्या होता है, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट के साथ एसोसिएटेड जो करंट होता है वो होता है पॉजिटिव सीक्वेंस करंट। नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट के साथ एसोसिएटेड करंट होता है नेगेटिव सीक्वेंस करंट। जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट के साथ एसोसिएटेड करंट होता है जीरो सीक्वेंस करंट। तो यहाँ पर जब ऑल्टरनेटर में जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होगा तो ऐसे केस में क्या होगा, कोई आर्मेचर रिएक्शन नहीं होगा ऑल्टरनेटर के केस में। और इन ऑल्टरनेटर सिंक्रोनस रिएक्टेंस कंसिस्ट ऑफ लीकेज रिएक्टेंस। ऑल्टरनेटर में जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑल्टरनेटर में जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस होता है वो लीकेज रिएक्टेंस से और आर्मेचर रिएक्शन से मिलके बना होता है। और अगर आर्मेचर रिएक्शन अगर जीरो हो जाता है तो जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस होगा किसके बराबर में होगा, लीकेज रिएक्टेंस के बराबर में होगा। ये जो एक्स एस है वो है सिंक्रोनस रिएक्टेंस और ये एक्स सबस्क्रिप्ट में एल यह है लीकेज रिएक्टेंस। एक्स एस सिंक्रोनस रिएक्टेंस, एक्स सबस्क्रिप्ट में एल यह है लीकेज रिएक्टेंस। तो यहाँ से हमने ये देखा कि जीरो सीक्वेंस नेटवर्क अगर हम लोग ऑल्टरनेटर में कंसीडर करें तो ऑल्टरनेटर में जीरो सीक्वेंस करंट के लिए कोई आर्मेचर रिएक्शन नहीं होगा। नोट डाउन कर लेना, ऑल्टरनेटर में जीरो सीक्वेंस करंट के लिए कोई आर्मेचर रिएक्शन नहीं होगा। और जो ऑल्टरनेटर का जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस होता है लीकेज रिएक्टेंस और आर्मेचर रिएक्शन से मिलके बना होता है। तो आर्मेचर रिएक्शन नहीं होने की वजह से होगा क्या, जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस होगा किसके बराबर में होगा, लीकेज रिएक्टेंस के बराबर में होगा। तो अभी बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर में सीक्वेंस नेटवर्क के बारे में। तो हमें पता होना चाहिए जो ट्रांसफार्मर है इसमें हमें सबसे पहला कोई आर्मेचर रिएक्शन नहीं मिलता है, और दूसरा ट्रांसफार्मर के केस में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, हमें मिलता है लीकेज रिएक्टेंस। और जो ट्रांसफार्मर है उसमें हमें बेसिकली दो ब्रांच मिलती है। एक जो ब्रांच होती है वो होती है सीरीज़ वाली ब्रांच, और दूसरी जो ब्रांच होती है वो कौन सी ब्रांच होती है, शंट वाली ब्रांच होती है। तो ट्रांसफार्मर के केस में हमें दो ब्रांच मिलती है। पहली वाली जो ब्रांच होती है वो होती है सीरीज़ वाली ब्रांच, और दूसरी वाली जो ब्रांच होती है वो होती है शंट वाली ब्रांच।
सीरीज़ वाली ब्रांच में हमें मिलेगा वाइंडिंग का रेसिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस, और जो शंट वाली ब्रांच है उसमें मिलेगा मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस और कोर लॉस रेसिस्टेंस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो शंट ब्रांच होती है इसको हम लोग बेसिकली इग्नोर कर देते हैं फॉल्ट एनालिसिस के टाइम। शंट ब्रांच इज इग्नोर ड्यूरिंग फॉल्ट एनालिसिस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सबसे पहले बात करते हैं जीरो सीक्वेंस नेटवर्क एनालिसिस के बारे में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रांसफार्मर के केस में हमें मिलती है बेसिकली प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, राइट। तो हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी उसको हम लोग बेसिकली शो करेंगे स्विच से। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया ये इंडक्टर, इसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा प्राइमरी साइड और ये इंडक्टर के राइट हैंड साइड में आपको क्या मिलेगा सेकेंडरी साइड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो इंडक्टर है इसको हम लोग नाम देते हैं ZT0 इज इक्वल टू JXL। यहाँ पर हमने स्विच कंसीडर किया है सीरीज़ वाला स्विच और यहाँ पर ये शंट वाला स्विच। सिमिलरली यहाँ पर ये सीरीज़ वाला स्विच और यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया ये है शंट वाला स्विच। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगर हमारा कनेक्शन अगर हमारे पास दो टाइप के कनेक्शन होते हैं, सबसे पहला जो कनेक्शन होता है वो होता है स्टार कनेक्शन और दूसरा वाला जो कनेक्शन होता है कौन सा कनेक्शन होता है डेल्टा कनेक्शन होता है। तो ये जो सीरीज़ में हमने जो स्विच कंसीडर किया ये सीरीज़ में हमने जो स्विच जो कंसीडर किया है ये कौन से कनेक्शन के लिए, बेसिकली स्टार कनेक्शन के लिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सीरीज़ स्विच इज़ फॉर स्टार कनेक्शन और यहाँ पर ये जो शंट में हमने जो स्विच जो कंसीडर किया है बेसिकली डेल्टा कनेक्शन के लिए। शंट स्विच यहाँ पर अगर हम लोग देखें शंट स्विच इज़ फॉर डेल्टा कनेक्शन, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगर आपकी प्राइमरी अगर स्टार ग्राउंडेड होती है जैसे कि हमने डिस्कस किया ये जो सीरीज़ है वो स्टार के लिए और जो शंट वाला है वो है डेल्टा के लिए, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगर प्राइमरी यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूँ, अगर आपकी प्राइमरी अगर स्टार कनेक्शन में तो ऐसे केस में आप कौन से स्विच को क्लोज़ करोगे, S1 स्विच को क्लोज़ करोगे या फिर S4 स्विच को क्लोज़ करोगे। यहाँ पर ये S1 स्विच, ये S2 स्विच, यहाँ पर ये S3 स्विच और यहाँ पर ये S4 स्विच। यहाँ पर ये प्राइमरी साइड और यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया ये है सेकेंडरी साइड। अगर हमारी प्राइमरी वाइंडिंग अगर स्टार कनेक्टेड है तो हम लोग कौन से स्विच को क्लोज़ करेंगे, S1 स्विच को क्लोज़ करेंगे या फिर S4 स्विच को क्लोज़ करेंगे। ऑब्वियसली हम लोग S1 स्विच को क्लोज़ करेंगे। प्राइमरी अगर आपकी डेल्टा होती है तो हम लोग S2 स्विच को क्लोज़ करेंगे। सिमिलरली सेकेंडरी अगर आपकी डेल्टा होती है तो S3 स्विच क्लोज होगा। सेकेंडरी अगर स्टार होती है तो S4 स्विच क्लोज होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगर आपकी प्राइमरी अगर स्टार ग्राउंडेड है तो S1 क्लोज होगा, प्राइमरी अगर डेल्टा है तो S2 क्लोज होगा, अगर आपकी सेकेंडरी अगर स्टार है तो S4 क्लोज होगा, सेकेंडरी अगर डेल्टा है तो ऐसे केस में कौन सा स्विच क्लोज होगा, S3 स्विच क्लोज होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सीरीज स्विच इज़ एसोसिएटेड विद स्टार कनेक्शन एंड शंट स्विच इज़ एसोसिएटेड विद डेल्टा कनेक्शन। जो सीरीज स्विच है वो स्टार कनेक्शन के साथ एसोसिएटेड है और जो शंट वाले जो स्विच है वो कौन से कनेक्शन के साथ एसोसिएटेड है, डेल्टा कनेक्शन के साथ एसोसिएटेड है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क एनालिसिस कर रहे हैं किसके केस में, ट्रांसफार्मर के केस में। और जब भी आप ट्रांसफार्मर के केस में जीरो सीक्वेंस नेटवर्क एनालिसिस करोगे तो आपको ये स्विच के साथ खेलना पड़ेगा। तो कुछ क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि जो न्यूट्रल है वो हमारा आइसोलेटेड भी हो सकता है, जो न्यूट्रल है वो आपको ग्राउंडेड भी मिल सकता है, राइट। आइसोलेटेड न्यूट्रल आपको कैसा मिलेगा, ओपन सर्किट के तौर पर मिलेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये आइसोलेटेड न्यूट्रल, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये आइसोलेटेड न्यूट्रल और यहाँ पर यहाँ पर ये जो न्यूट्रल है उसको हमने कर दिया ओपन। यहाँ पर बहुत अच्छे क्लियर है कि जो न्यूट्रल है उसको हमने ओपन सर्किट के तौर पर शो किया है। तो जो न्यूट्रल है वो कैसा है, वो है ओपन। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर भी जो न्यूट्रल है वो कैसा है, वो है ओपन। तो जब भी आपका न्यूट्रल ओपन सर्किटेड होता है तो ऐसे केस में जो न्यूट्रल इंपीडेंस होगा कितना होगा, वो इन्फिनिटी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो आप बुक में, आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। जब भी आपका न्यूट्रल ओपन सर्किटेड होता है, जब भी आपका न्यूट्रल ओपन सर्किटेड होता है तो ऐसे केस में स्टार कनेक्शन में जब भी आपका न्यूट्रल ओपन सर्किटेड होता है तो ऐसे केस में जो न्यूट्रल इंपीडेंस होता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं इनफाइनाइट। और हमने डिस्कस किया था कि जो न्यूट्रल इंपीडेंस की जो कहानी है इसको हम लोग जीरो सीक्वेंस नेटवर्क एनालिसिस में कंसीडर करते हैं। और यहाँ पर हम लोग कौन सी एनालिसिस कर रहे हैं, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क एनालिसिस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये प्राइमरी और यहाँ पर ये सेकेंडरी, प्राइमरी भी स्टार है और ये सेकेंडरी भी स्टार है, तो हमें स्विच कंसीडर करना है जो कि होगी सीरीज स्विच। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो न्यूट्रल है वो है ओपन और सेकेंडरी का भी जो न्यूट्रल है वो कैसा है, वो है ओपन। तो यहाँ पर अगर आप देखो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब भी आपको प्राइमरी अगर आपको स्टार कनेक्शन दिखाई दे, अभी भी आपको स्टार कनेक्शन दिखाई दे तो सीरीज़ वाले स्विच आपको कंसीडर करना है। डेल्टा कनेक्शन दिखाई दे तो आपको कंसीडर करना है शंट वाले स्विच, राइट। और जब भी आपको ओपन सर्किट अगर दिखाई दे, ओपन सर्किटेड न्यूट्रल आपको दिखाई दे तो आपको क्या करना है, जो सीरीज स्विच है उसे आपको कर देना है ओपन।
और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इसका अगर हम लोग जीरो सीक्वेंस नेटवर्क बनाए तो इसका जो जीरो सीक्वेंस सर्किट होगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर ये प्राइमरी साइड में भी आपको ओपन स्विच मिलेगा और ये सेकेंडरी साइड में भी ओपन स्विच मिलेगा, या फिर आप बोल सकते हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यहाँ पर ये इंडक्टर का ये लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पर ये इंडक्टर का ये राइट हैंड साइड, सिंपल वर्ड में। तो यहाँ पर ये जो इंडक्टर है इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको ओपन स्विच मिलेगा और ये जो इंडक्टर है इसके राइट हैंड साइड में भी आपको ओपन स्विच मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये दोनों जो है न्यूट्रल, ये है ओपन। तो यहाँ पर ये जो न्यूट्रल है वो कैसे है, वो है ओपन। और एक बात मैं आपको बता दूँ, जब भी हम लोग जीरो सीक्वेंस नेटवर्क एनालिसिस करते हैं तो ऐसे कि इसमें जो न्यूट्रल इंपीडेंस होता है वो कितना होता है, 3 टाइम्स होता है। उसके बारे में हमने बात किया था इससे पहले वाली वीडियो में, बैलेंस सिस्टम और अनबैलेंस सिस्टम में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने ओपन स्विच कर दिया, अभी जो न्यूट्रल इंपीडेंस होगा वो होगा 3Zn और इसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी, वो होगी इनफाइनाइट। यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें ओपन सर्किट, तो जो न्यूट्रल इंपीडेंस होगा 3Zn वो कितना होगा, वो होगा इनफाइनाइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जीरो सीक्वेंस एनालिसिस में जो न्यूट्रल इंपीडेंस होता है वो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, 3Zn हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर हम लोग जीरो सीक्वेंस एनालिसिस कर रहे हैं, राइट। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि जो न्यूट्रल इंपीडेंस है वो कैसा होने वाला है, वो 3Zn होने वाला है। आपको क्या करना है, अगर आपको न्यूट्रल अगर ओपन दिखा और स्टार कनेक्शन दिखा तो आपको क्या करना है, ओपन स्विच शो कर देना है इंडक्टर के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, और आपको लिख देना है 3Zn इज इक्वल टू इन्फिनिटी, 3Zn इज इक्वल टू इन्फिनिटी। बस आपका काम खत्म हो जाएगा यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग कंसिडर करें, यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको ओपन सर्किटेड न्यूट्रल दिखाई दे रहा है। प्राइमरी भी स्टार है, सेकेंडरी भी स्टार है, मगर सेकेंडरी हमें ग्राउंडेड दिखाई दे रही है। तो सेकेंडरी ग्राउंडेड है तो इसका मतलब जो न्यूट्रल इंपीडेंस होगा वो आपको कैसा मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। 3Zn आपको कैसा मिलेगा, आपको मिलेगा 0। और यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर आपको ओपन सर्किट मिल रही है, इसका मतलब ओपन सर्किटेड न्यूट्रल है, तो इसका मतलब 3Zn की जो वैल्यू होगी वो आपको कितनी मिलने वाली है, इन्फिनिटी मिलने वाली है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, इसके लिए आपको जो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क जो मिलेगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। इंडक्टर के लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेंगी ओपन सर्किट और जो न्यूट्रल इंपीडेंस होगा 3Zn, उसकी वैल्यू की इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्यों, क्योंकि हमने डिस्कस किया है जब न्यूट्रल ओपन सर्किटेड होता है तो ऐसे केस में जो न्यूट्रल इंपीडेंस की जो वैल्यू होती है वो होती है इन्फिनिटी। और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया 3Zn। इंडक्टर के राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा क्लोज स्विच। क्लोज स्विच क्यों, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाली जो वाइंडिंग हमें जो दिखाई दे रही है राइट हैंड साइड में, इसमें जो न्यूट्रल है पूरी तरीके से ग्राउंडेड है। तो ये रीज़न की वजह से सीरीज स्विच शॉर्ट हो जाएगा और जो न्यूट्रल इंपीडेंस होगा 3Zn वो कितना होगा, वो होगा 0। अगर आपका न्यूट्रल अगर पूरी तरीके से अगर ग्राउंडेड है, पूरी तरीके से शॉर्ट है, तो ऐसे केस में जो न्यूट्रल इंपीडेंस होगा वो कितना होगा, 0 होगा। अगर आपका न्यूट्रल अगर ओपन होता है तो ऐसे केस में जो न्यूट्रल इंपीडेंस होगा उसकी जो वैल्यू होगी कितनी होने वाली है, इन्फिनिटी होने वाली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो, सिंपल सा एग्जांपल है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको स्विच को ओपन करना और क्लोज करना है, और ऑब्वियसली 3Zn या तो 0 होगा या तो इन्फिनिटी होगा, राइट। आप स्विच को ओपन रखोगे क्लोज रखोगे ये आपको फिगर देख के ही पता चल जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर जो न्यूट्रल है पूरी तरीके से शॉर्ट है, यहाँ पर भी जो न्यूट्रल है पूरी तरीके से शॉर्ट है। इसका मतलब प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड में जो स्विच होगा पूरी तरीके से शॉर्ट होगा। और अगर हमारा न्यूट्रल पूरी तरीके से अगर ग्राउंडेड होता है, ओपन नहीं होता है, तो ऐसे केस में हमें कंसिडर करना होता है 3Zn इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर आप देखो, इसके लिए अगर आप जीरो सीक्वेंस नेटवर्क बनाओ तो जो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। इंडक्टर के राइट हैंड साइड में हमें मिलेगा एक स्विच जो कि होगा शॉर्ट, और इंडक्टर के लेफ्ट हैंड साइड में स्विच होगा जो कि होगा शॉर्ट, और इंडक्टर के राइट हैंड साइड में भी स्विच होगा जो कि होगा शॉर्ट। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्विच शॉर्ट हो गया, इसका मतलब 3Zn इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर भी 3Zn इज इक्वल टू 0। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, ये वाला एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये स्टार, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर भी स्टार, न्यूट्रल ग्राउंडेड है। इसका मतलब जो इंडक्टर के लेफ्ट हैंड साइड वाला जो स्विच होगा पूरी तरीके से शॉर्ट होगा। फिर यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो न्यूट्रल है वो कैसा है, जो न्यूट्रल है वो है ओपन, तो इंडक्टर के राइट हैंड साइड वाला जो स्विच होगा वो कैसा होगा, वो ओपन होगा। यहाँ पर ये वाइंडिंग को अगर हम लोग देखें, स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है, और यहाँ पर जो न्यूट्रल है पूरी तरीके से ग्राउंडेड है। तो होगा क्या, इंडक्टर के लेफ्ट हैंड साइड वाला जो स्विच होगा पूरी तरीके से क्या होगा, शॉर्ट होगा। 3Zn 0 मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखो, जो न्यूट्रल है वो है ओपन, तो इंडक्टर के राइट हैंड साइड वाला जो स्विच होगा वो कैसा होने वाला है, ओपन होने वाला है। 3Zn आपको मिलेगा इन्फिनिटी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इंडक्टर के लेफ्ट हैंड साइड वाला जो स्विच है वो पूरी तरीके से शॉर्ट है, इसका मतलब 3Zn इज इक्वल टू 0। इंडक्टर के राइट हैंड साइड वाला जो स्विच है वो पूरी तरीके से ओपन है, उसका मतलब 3Zn इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हमने बना दिया जीरो सीक्वेंस नेटवर्क फॉर दिस वाइंडिंग कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली ये वाला एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं, थोड़ा अलग एग्जांपल है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये प्राइमरी में स्टार और यहाँ पर ये सेकेंडरी भी स्टार है।
प्राइमरी में जो न्यूट्रल है पूरी तरीके से शॉर्ट है, इसका मतलब इंडक्टर के लेफ्ट हैंड साइड में स्विच पूरी तरीके से शॉर्ट होगा, 3Zn = 0 चले जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अब ऐसे केस में हम लोग क्या करें, यहाँ पर जो न्यूट्रल है उसमें हमने इंपीडेंस शो करके रखा है, जो न्यूट्रल है वो ओपन भी नहीं है और ना ही ग्राउंडेड है, यहाँ पर हमने इंडक्टर शो करके रखा है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, जब भी आपको ऐसा मतलब दिखाई देगा, न्यूट्रल में आपको इंपीडेंस दिखाई देगा, तो आपको क्या करना है, जो इंडक्टर है उसके राइट हैंड साइड में भी आपको एक इंडक्टर बना देना और आपको क्या लिख देना है, 3Zn लिख देना है। आपको क्या लिख देना है, 3Zn लिख देना है, बस और कुछ नहीं करना है, राइट। तो यहाँ पर आपने बना दिया 0 सीक्वेंस नेटवर्क फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर भी स्टार, यहाँ पर भी स्टार, न्यूट्रल इंपीडेंस और न्यूट्रल इंपीडेंस। तो अगर आप देखो, इंडक्टर के लेफ्ट हैंड साइड में 3Zn, राइट हैंड साइड में 3Zn, तो यहाँ पर ये ZT0 के लेफ्ट हैंड साइड में 3Zn, राइट हैंड साइड में 3Zn, तो यहाँ पर आपने क्या बना दिया, 0 सीक्वेंस सर्किट बना दिया। सिमिलरली एक और एक एग्जांपल, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर प्राइमरी में स्टार, सेकेंडरी भी स्टार, सेकेंडरी में पूरी तरीके से ग्राउंडेड है न्यूट्रल, और यहाँ पर ये प्राइमरी में आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है न्यूट्रल इंपीडेंस। तो ऐसे केस में ZT0 के लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा इंडक्टर, वैल्यू होगी 3Zn, तो ZT0 के लेफ्ट हैंड साइड में इंडक्टर वैल्यू है 3Zn। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो न्यूट्रल है वो पूरी तरीके से शॉर्ट है, इसका मतलब राइट हैंड साइड वाला जो स्विच होगा वो पूरी तरीके से शॉर्ट होगा और 3Zn आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अभी आ जाते हैं डेल्टा कनेक्शन के ऊपर। डेल्टा कनेक्शन के ऊपर आ जाते हैं, जब भी आपको डेल्टा कनेक्शन मिलेगा तो आप क्या करोगे, यहाँ तो हमने स्टार कनेक्शन के बहुत सारे एग्जांपल कंसीडर करे, अभी हमें डेल्टा कनेक्शन मिलेगा तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब भी आपको डेल्टा कनेक्शन मिलेगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो डेल्टा कनेक्शन है वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, ZT0 के लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ इस तरीके से ओपन स्विच बनाना है, ओपन स्विच, और एक शंट वाली ब्रांच लगा देना है, बस और कुछ नहीं करना है, राइट। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर न्यूट्रल इंपीडेंस, तो ZT0 के राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा 3Zn, तो ZT0 के राइट हैंड साइड में हमें क्या मिला, हमें मिला 3Zn। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये स्टार कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल इंपीडेंस हमने शो करके रखा है। तो अभी क्या होगा, ये वाले केस में क्या होगा, ये वाले केस में अगेन आपको ZT0 के लेफ्ट हैंड साइड में शो करना है इंडक्टर, उसकी वैल्यू होगी 3Zn, और यहाँ पर ये डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन है, तो एक शंट वाली ब्रांच, और यहाँ पर ये ओपन स्विच हमें शो कर देना है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर भी डेल्टा, यहाँ पर भी डेल्टा, तो ZT0 के लेफ्ट हैंड साइड में भी शंट वाली ब्रांच होगी, राइट हैंड साइड में भी शंट वाली ब्रांच होगी और ओपन स्विच होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ZT0 के लेफ्ट हैंड साइड में भी शंट वाली ब्रांच और ओपन स्विच, और ZT0 के राइट हैंड साइड में भी शंट वाली ब्रांच और ओपन स्विच है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अभी ये लूप में जो करंट जो फ्लो होगा वो होगा IA0 करंट। यहाँ पर ये जो IA0 जो करंट होगा वो फेस के थ्रू फ्लो होगा। नोट दैट IA0 करंट विल फ्लो इन फेस ऑन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी बट डू नॉट फ्लो फ्रॉम लाइन। यहाँ पर ये जो IA0 करंट आपको जो दिखाई दे रहा है वो फेस के थ्रू फ्लो करेगा। ये जो IA0 जो करंट है वो लाइन के थ्रू फ्लो नहीं करेगा। IA0 जो करंट है वो फेस के थ्रू फ्लो करेगा डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन के प्राइमरी और सेकेंडरी के। और यहाँ पर ये जो IA0 जो करंट है वो लाइन के थ्रू फ्लो नहीं करेगा। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर प्राइमरी में भी डेल्टा है और सेकेंडरी में भी डेल्टा है। तो यहाँ पर ये जो IA0 जो करंट है वो प्राइमरी के डेल्टा में से फेस में से फ्लो करेगा और सेकेंडरी के डेल्टा में से भी फेस में से फ्लो करेगा, मगर लाइन में से फ्लो नहीं करेगा।